चैंपियंस से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो थी उसके बानी रुकन थे, फ्रांसीसी माहिर तालीम थे। उनका नाम था जी बैरन पियर डी कोबर्टन। ठीक है, अब ये जरा जिस तरह जो मैंने नाम लिया है उनका, तो नाम पे ना जाए। उन्होंने जो बात की थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने अपना जो इनका इब्तदाई एक खुतबा था जिसमें खेलों के मकसद को बयान करते हुए उन्होंने ये बात की थी कि खेल में हार जीत सानवी हैसियत रखते हैं और उनका जो बुनियादी मकसद होता है वो किरदार साजी है और खिलाड़ी अपनी खुदादाद सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए भरपूर अमल का मुजाहरा करते हैं। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मकसद ही यही है कि तहम्मुल, बर्दाश्त, ईमानदारी पैदा की जाए। और ये बात जाहिर है बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत कुछ सिखाता है। लूडो खेलते हुए, गीटियां मारते हुए बेईमानी ना करें, ये बहुत होता है। ये हम बचपन में सह चुके हैं, इसलिए मैं कर भी चुके होंगे की नहीं थी। अच्छा चलें ठीक है। अब बहरहाल खेल जो है उसका मकसद ये होता है कि एक तो आप अपने आप को मुमताज़ करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, कौम का नाम रोशन करें, दुनिया को बताएं कि हमारे पास कैसा टैलेंट मौजूद है। और उससे जो आपके अंदर एक जो जज्बा पैदा होता है, जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती है, वो बड़ी अजीम चीज़ होती है। आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के दो ऐसे खिलाड़ियों से करवाएंगे जो कि चैंपियंस हैं। और चैंपियंस वो कौन से हैं ये आपको बताते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं इनाम बट साहब। उन्होंने यूनान में होने वाली जो बीच रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसके फाइनल में अजरबैजान के पहलवान को शिकस्त दी, गोल्ड मेडल जीता 90 किलोग्राम कैटेगरी में और चैंपियन बन गए। चैंपियन है जी, बिल्कुल जी, बीच रेसलिंग चैंपियन बन गए, यानी कि गोल्ड मेडल जीता हुआ है इन्होंने। हाँ, मतलब जब चैंपियन बनता है इंसान तो उसे गोल्ड मेडल मिलता है। भाई क्या हो गया शिफा आपको? चैंपियन बताना पूरी बात जरूरी है वरना लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। फिर कहेंगे कि ये जो है चैंपियन है तो क्या गोल्ड जीत के चैंपियन हुआ या गोल्ड मेडल या मेडल नहीं थे? अच्छा। मतलब इस गेम में सिलसिला नहीं था। ओके, इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले रोम में जो बीच रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसके भी ये विनर रहे और इन्होंने जो अपना मेडल है वो डॉक्टर AQ खान और झारा पहलवान के नाम किया। कमाल बात है, ये देखें, ये होती है डेडिकेशन। उसके अलावा हमारे साथ हैदर अली साहब मौजूद होंगे। हैदर अली साहब जो है वो टोक्यो पैरालंपिक्स में उन्होंने पाकिस्तान के लिए पहला तलाई तमगा हासिल किया। उन्होंने 2016 में ब्राज़ील में होने वाले ओलंपिक मुकाबलों में कांसी का मेडल जीत चुके हैं, जबकि बीजिंग चीन में 2019 के दौरान होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान सोने का मेडल भी अपने नाम कर चुके हैं। तो हैदर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त इनाम बट साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इनाम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इनाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये जो दोनों चैंपियनशिप्स आपने जीती। जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बड़े मज़ेदार अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और ये अल्लाह ताला का खास करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीते और दोनों गोल्ड में जीते। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा खास करम है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है उसकी मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर है एक तरफ दवा होती है और एक तरफ दुआ होती है, मेहनत होती है और फिर अल्लाह ताला का करम होता है। और ये आप पर जो करम है ये दोनों सीरीज में माशाल्लाह रहा। तो आप रेसलिंग की तरफ किस तरह आए थे? एक्चुअली मेरा जो ख़ानदानी काम है रेसलिंग करना, पहलवानी ख़ानदान से मेरा तल्लुक़ है और गुजरांवाला हमारा शहर है। तो गुजरांवाला तो वैसे ही पूरी दुनिया में पहलवानों के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो मेरे अब्बा जी भी पहलवान थे, दादाजी भी पहलवान थे, बड़े भाई, कज़न तमाम पहलवान थे। और बचपन से ही जो है ना हम खिलौनों से खेल के बड़े नहीं हुए, हम आपस में कुश्तियाँ करके बड़े हुए हैं। जैसे ही ताया जी के, चचा के जब बच्चे जब छुट्टियों में आते हैं तो फिर हमारी आपस में कुश्तियाँ करवाई जाती थी और फिर उन कुश्तियों को खेल खेल के बड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमें बचपन से ही जो है पहलवानी सिखाई गई है। क्या बात है। तो ये पहलवानी एक तो ठीक है आपकी फैमिली में तो थी, आपने सीख ली, लेकिन इसकी कोई खास ट्रेनिंग जाहिर है आप लेते होंगे, खास किस्म की खुराक होती है पहलवानों के लिए, उसके बारे में भी जरा बताइएगा जो लोग आना चाहते हैं पहलवानी में। क्योंकि हमारे यहाँ भी लोग जो है वो मतलब वो जिसको कहते हैं ना पंजाब की या उर्दू की जबान में मुश्तंडे हैं, तो वो सेहत वगैरह तो उनकी ठीक होती है लेकिन उनको बेसिकली वो टेक्निक से ट्रिक्स नहीं आती कि जिसकी वजह से वो इसको प्रोफेशनली परसू कर सकें। तो उनकी जरा हेल्प के लिए बताएं कि हेल्थ में खाना पीना किस तरह से होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, ये जरा समझाएं। जी बिल्कुल, पहलवानी जो है ना ये तो एक प्रॉपर एक लाइफस्टाइल है। आपने खाना भी पहलवानी के हिसाब से है, आपने सोना भी पहलवानी के हिसाब से है, पर आपने अगर कहीं पर जाना है तो वो भी पहलवानी के हिसाब से जाना है। आप ये देख लें ये इतना ज़्यादा डेडिकेशन का काम है कि मैंने अपनी शादी वाले दिन भी ट्रेनिंग की थी। तो मैं ये आपको बता दूं कि ये जो रेसलिंग है हम डेली बेसिस पर तकरीबन 7 से 8 घंटे हम प्रैक्टिस करते हैं और इसके 2-3 सेशन होते हैं। मॉर्निंग सेशन होता है, इवनिंग सेशन होता है, उसके बाद नाइट सेशन होता है। तो हम 7 घंटे डेली प्रैक्टिस करते हैं और इसकी फिर जो डाइट होती है ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपका मुकाबला कौन सा आ रहा है। अगर
आपका हैवी वेट में मुकाबला है तो आप बहुत ज्यादा अपनी डाइट लेते हैं ट्रेडिशनल पहलवानों की तरह, लेकिन अगर जिस तरह अब मैं -90 kg में यहाँ पर खेला हूँ तो उसके लिए बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल भी करना पड़ता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 45 दिनों के अंदर अंदर मैंने 16 किलो वजन कम किया और 90 kg में अपनी बॉडी को फिट किया और पाकिस्तान के लिए खेला और पाकिस्तान के लिए मेडल जीता। तो ये एक पहलवानी पूरी एक साइंस बन गई है। लेकिन ये है कि जो भी पहलवान आना चाहते हैं, जो पहलवानी सीखना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम गुजरांवाला में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकेडमी चला रहे हैं। इसके अलावा लाहौर में भी पहलवानी के सेंटर बड़े अच्छे मौजूद हैं। तो हम हर वक्त हाजिर हैं पहलवानी के लिए। जहाँ पर भी पाकिस्तान का नाम आ सकता है, जहाँ पर भी पहलवानी का नाम आ सकता है, तो हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइए, एक तो वो अखाड़े में होती है रेसलिंग और एक ये बीच पर होती है, इसमें फ़र्क क्या है? सिर्फ ये जगह का फ़र्क होता है या टेक्निक का भी और रूल्स का भी फ़र्क होता है? हाँ जी, बिल्कुल टेक्निक का भी फ़र्क होता है, रूल का भी फ़र्क होता है। मैं आपको सिंपल इस तरह समझा देता हूँ कि जो पहले पहलवानी हमारी अखाड़ों में होती थी, बहुत लंबी लंबी होती थी, उसमें 2-2, 3-3 घंटे की फाइट्स होती थी। जैसे आप समझ लें कि जैसे क्रिकेट में टेस्ट मैच होता है जो कि बहुत लंबा होता है और बहुत उसका 5-5 दिन का टेस्ट मैच होता है, तो वो जो पुरानी पहलवानी थी वो हमारा टेस्ट मैच की तरह का था। और जो ये बीच पर रेसलिंग होती है, ये बिल्कुल हमारा T20 टाइप बन गया हुआ है। आपके पास 3 मिनट है, आपने अपने खिलाड़ी अपोनेंट को चित करना है या आपने 3 मिनट में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लेने हैं। तो बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया गया रेसलिंग को, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग कर दिया गया है। तो ये बहुत ज्यादा फर्क है कि आपको बहुत जल्दी और बहुत क्विक होना पड़ता है, बहुत जल्दी आपने पॉइंट लेने होते हैं और इवन एक दिन में 4-4, 5-5 फाइट्स भी आपकी आती हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा एडवांस रेसलिंग कर दी गई है। तो इनाम साहब, ये पॉइंट्स का सिलसिला भी जरा समझाएं। पॉइंट्स किस तरह से लेते हैं? मतलब अगले को बिल्कुल जमीन पे गिरा के या थोड़ी देर के लिए उसको जमीन पे रहना है, अगर वो उठ जाए तो वो पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, कुछ इस किस्म का होता है सिलसिला? जी, इसके ना रूल बहुत सिंपल बनाए गए हैं। एक तो एक दायरा होता है, अगर आप अपने दायरे में से दोनों खिलाड़ियों में से जो भी दायरे से बाहर निकाल देगा उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा। अगर आप अपने खिलाड़ी को कमर के बल नीचे गिरा देते हैं तो उसमें आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, आप बिल्कुल नॉकआउट हो जाएंगे। तो ये बस ये छोटे छोटे इसके रूल हैं। लेकिन ये है कि क्योंकि ये बहुत सिंपल रूल है इसलिए बहुत ज्यादा इस पर एक्सरसाइज ज्यादा करनी होती है। तो ये सिर्फ 3 मिनट का टाइम होता है और 3 मिनट में जो पहलवान ज्यादा पॉइंट ले ले या जो पहलवान 3 पॉइंट पहले कर लेगा वो विनर होगा। तो मोस्टली पेनल्टी कैसे होती है? बाहर निकालना और उनको कमर बल गिराने पर फोकस होता है। अच्छा, और पेनल्टीज वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मना है, जो आप नहीं कर सकते, उस पर पेनल्टी मिल जाएगी? पेनल्टी यही है कि आप दूसरे खिलाड़ी को मुक्का नहीं मार सकते, आप थप्पड़ नहीं मार सकते, आप मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते जिससे उसको नुकसान पहुंचे। आप सिर्फ टेक्निक करके उसको कोई लॉक नहीं लगा सकते कि उसका बाजू टूट जाए। आप सिर्फ टेक्निक्स करके तो आप उसको दायरे से बाहर निकाल सकते हैं, आप नीचे गिरा सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज ममनुआ है जिसमें दूसरे खिलाड़ी को नुकसान पहुंचे। यानी ये रेसलिंग जो है ये आपको लड़ना तो सिखाती है लेकिन जब्त करना और बर्दाश्त करना भी सिखाती है। जी बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताता जाता हूँ कि गामा पहलवान जी एक बहुत हमारे जी बिल्कुल बहुत बड़ा नाम, सबसे बड़े पहलवान हुए हैं। तो वो उनकी एक दफा किसी एक रेडी वाले से थोड़ा सा बहस मुबासा हो गया और उसने वो जो जिसमें तोलते हैं जिसको बाटा बोलते हैं, उसने वो बाटा पहलवान जी के सर पे मारा और उनका सर फट गया और वो सर पे हाथ रख के खून निकल रहा था। तो वहां से वापस आ गए। तो लोगों ने कहा जी आप गामा पहलवान है, इतने बड़े पहलवान, आप एक थप्पड़ मारते तो वो बेचारा बेहोश हो जाता, तो आपने क्यों नहीं उसे मारा? वो उन्होंने फरमाया कि पहलवानी जो है ना जब्त का नाम है, अपने आप पर कंट्रोल रखने का नाम है। तो ये हम गरीब को या मतलब कमजोर इंसान पर हाथ उठाएंगे तो इसको पहलवानी नहीं कहते, पहलवानी जब्त करने का नाम है। तो इसलिए पहलवानी हमें जब्त सिखाती है, पहलवानी हमें वक्त की पाबंदी सिखाती है। और ये जो गामा पहलवान थे ये तो रुस्तमे ज़मान मशहूर थे ना, रुस्तमे ज़मान था इनका लक़ब, जो पाकिस्तान को जिस उरूज पर उन्होंने पहुंचाया है, वाकई बड़ी बात है। अच्छा, ये जो लेगेसी है, जैसे हम बात करें गामा पहलवान की या फिर झारा पहलवान साहब की या भोलू पहलवान थे, वो नासिर भोलू साहब भी एक होते थे, बड़े ज़बरदस्त रेसलर हुआ करते थे। वो पाकिस्तान की जो रेसलिंग है उसको बड़ा उरूज पे पहुँचाया और मुझे याद है वो एक अनोखी से भी फाइट हुई थी, वो भी बड़ा एक अलग कमाल रेसलर था। तो ये जो लेगेसी है अब ये कहाँ तक पहुँची है पाकिस्तान में? ज़ाहिर है आप उसको आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये कहाँ तक है पाकिस्तान में इस वक्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे गामा पहलवान जी थे उन्होंने 1910 में पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान होता था तो बड़े सगीर के लिए उन्होंने
वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीता था, जिसे रुस्तम जमा बोलते हैं। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान बनने के बाद 2017 में मैंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीता, और ये किसी भी पहलवान का पहला वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल था। उसके बाद 2018 और 2019 और 2021 में मेरे 5 वर्ल्ड टाइटल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसी लेगेसी को हम लेकर चल रहे हैं। और जो आपने बात की कि जो जारा पहलवान और उनके जो आगे भतीजे हैं, उनका वो भी अब माशाल्लाह बहुत अच्छी पहलवानी कर रहे हैं। हारून आबिद उनका नाम है, और वो अनोखी पहलवान जो है वो उन्हें पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और पाकिस्तान से उनको लेके गए वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए। तो वो भी अभी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स पर हम साथ में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उनकी तरफ से भी मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को उसी की जो लेगेसी है उसमें से भी मेडल मिलने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जितनी एफर्ट कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल पर लेके जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनाम भट्ट साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और हमारी दुआ यह है कि आप इसी तरीके से कामयाब होते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, और यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आपने ज़रूर आना है अपने मेडल्स लेकर। बिल्कुल जी। और अब आपकी नाज़रीन मुलाकात कराते हैं हैदर अली साहब से, जिन्होंने कि टोक्यो पैरालंपिक्स में डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता, और पाकिस्तान का बड़े अरसे बाद ये जो एक तलाई का तमगा था ये हमें नसीब हुआ। अस्सलाम वालेकुम हैदर अली साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत मुबारक हो सबसे पहले आपको। जी खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आप अभी भी कहीं गालिबन ट्रैवल कर रहे हैं, ये बताएं कि डिस्कस की तरफ आप किस तरह से आए? जी पहले तो मैं लॉन्ग जंप करता था, लेकिन बस कुछ मतलब मसला ऐसा हो गया कि मेरा हैमस्ट्रिंग खराब होने की वजह से मैंने फिर वो छोड़ दिया, और 5-7 साल से तकरीबन मैं डिस्कस थ्रो की ट्रेनिंग कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं सिल्वर मेडल हुआ, साथ ही मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए डिस्कस थ्रो में क्वालिफाई किया। बिल्कुल सही है। और कितने अरसे से आप डिस्कस थ्रो कर रहे हैं? जी काफ़ी अरसे से, तकरीबन कॉलेज लाइफ में मैं करता रहा हूँ डिस्कस थ्रो। उसके बाद अभी भी तकरीबन 7-8 साल से मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था। सही है। अच्छा ये बताएं कि अब ये टोक्यो की जो पैरालंपिक्स है इस पे जरा बात करते हैं। जो फाइनल आपने थ्रो करना था, वो जो मोमेंट बना हुआ था, जाहिर है उससे पहले हमारे बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जो वहां तक पहुंचे, लेकिन जेवलिन थ्रो थे हमारे, वो वहां तक नहीं पहुंच सका, उसमें हम थोड़ा सा पीछे रह गए। तो अब आपको वो प्रेशर भी पता थे कि पाकिस्तान में ये गोल्ड का तमगा आ नहीं सका अभी तक। अब आप यहाँ पर खड़े हैं लाइन पे और आपने डिस्कस फेंकनी है, वो कैफियत क्या थी आपके जहन में, क्या चल रहा था, जरा ये बताएं। जी उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर था। एक तो कंपटीशन का प्रेशर था, दूसरा ऊपर से बारिश हो रही थी। तो बस एक ही उम्मीद थी और एक ही बस गोल था कि मैंने इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतना है, और यहाँ पाकिस्तान का तराना और झंडा पूरी दुनिया के सामने लहराना है। बस यही मिशन था और उसी पे फोकस था। माशाल्लाह, ग्रेट। और आपने वो अचीव किया वाकई, जिस तरीके से आपने वो गोल्ड मेडल जीता, और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान का झंडा बुलंद हुआ, लहराया, और फिर पाकिस्तान का कौमी तराना, वो पाकिस्तानी पूरी कौम के लिए एक फ़ख्र का मुकाम था, और सबको आप पर नाज है। अच्छा ये बताइए कि आपका जो मामला है, चूँकि आप पैरालंपिक्स में है, तो आपका जो मामला है वो पोलियो का है। तो पोलियो का शिकार आप ज़ाहिर है बचपन में हुए? नहीं, ये नहीं मामला, मुझे बाय बर्थ है सेरेब्रल पालिसी, तो वो इफेक्ट हुआ था मुझे बचपन में। तो ये नहीं था। दोबारा बता, आपकी जरा आवाज़ जो है वो थोड़ी सी कट रही थी। बाय बर्थ था सेरेब्रल पालिसी, मतलब होता है कि बाय बर्थ जो होता है वो था मुझे। अच्छा ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें? मतलब मुझे जो मेरी राइट साइड थी वो थोड़ी वीक थी। तो ये होता है ऐसे है कि जैसे मतलब हमारी उधर क्लासिफिकेशन होती है, मतलब जो दुनिया के टॉप सर्जन है वो क्लासीफायर है, वो मतलब देखते हैं, उस हिसाब से फिर आपकी वो कैटेगरी बनती है, और कैटेगरी के हिसाब से फिर उसी कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सही। तो इस कंडीशन के साथ ये स्पोर्ट्स खेलना जो है वो कितना एक मेहनत का काम होता है? जी बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलात थी शुरू में, मतलब क्योंकि आपको पता पाकिस्तान में इतने वसाइल भी नहीं है, वो ऊपर से पैरालंपिक में तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, और उनके तावन से ही मैंने ये जर्नी शुरू की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं के तावन से और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये टाइटल मैं विन कर। अच्छा, क्योंकि आपके बारे में बहुत मरतबा जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको पोलियो हुआ था। नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ये गलत लिखा हुआ है। चलें, ये भी जो है वो करेक्शन हो जाएगी बहुत सारे लोगों के लिए।
बिल्कुल। अब ये बताएं कि पाकिस्तान का वापसी का आपका क्या इरादा है और यहाँ के लिए क्या प्लान्स हैं आपके? मतलब आप पाकिस्तान वापस आ गए हैं या अभी आना है? किस जगह पे मौजूद है आप? जरा अपनी लोकेशन जो है वो रिवील करें लोगों के लिए। सितंबर का पाकिस्तान वापस आ गया हूँ। अभी मैं गुजरांवाला में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जब आया था माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा रिसेप्शन हुआ था। पहले इस्लामाबाद और लाहौर में जो वजीर स्पोर्ट्स है हमारे पंजाब के तैमूर भट्टी साहब आए थे और DGPS भी आया था। उसके बाद हमारी वापडा मैनेजमेंट की टीम है वो सारी रिसीव करने आई थी। उसके बाद फिर मैं गुजरांवाले आया था, तो यहाँ पर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ है गुजरांवाला में। सही। और फाइनली ये कि कौन सी ऐसी चीज़ ऐसी है कि जो कि हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड्स को, हमारी स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्रीज को करनी चाहिए जिससे ये जो हमारी लेगेसी है गोल्ड मेडल जीतने की, अब ये आगे चलती रहे? जी, एक तो मैंने ये एक चीज़ नोट किया कि हमारे जो मतलब स्कूल लेवल से ये स्पोर्ट्स शुरू होनी चाहिए, तो लेकिन हमारे इधर कॉलेज लेवल से शुरू होती है। कॉलेज लेवल में जब मतलब एक स्टूडेंट या कोई एथलीट पहुंचता है तो उसकी एज है 24-25 के लगभग हो जाती है। तो वर्ल्ड में तो ऐसा है कि जब 25 मतलब जिसकी एज होती है ना वो टॉप रैंकिंग पे होता है, लेकिन हमें इधर पाकिस्तान में 25 एज तक स्पोर्ट्स का पता चलता है। इसलिए हमें चाहिए कि स्कूल लेवल से शुरू करें ताकि जब बच्चे की या प्लेयर की उम्र अंडर 16-17 हो उसको अपनी मतलब के स्पोर्ट्स में वो आए जो जिस फील्ड में भी उसने जाना है, तो वहां से शुरू होगी तो इंशाल्लाह उसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, वाकई बड़ा सही मशवरा है आपका कि स्कूल लेवल से ये सिलसिला स्टार्ट होना चाहिए, फिर देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास गोल्ड्स की भरमार होगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हैदर अली साहब, वक्त दिया आपने, और आपके लिए भी जब आप यहाँ पर इस्लामाबाद मौजूद हों तो हमारे स्टूडियो में आपने ज़रूर आना है और हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ानी है।